सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। कुछ महीने पहले तक अमरीकी इंतखाबात 2016 के सदारती इंतखाबात का रीमैच लग रहे थे, लेकिन इलेक्शन की जो गहमा गहमी है, दिलचस्प मोड़ इस वक्त आया जब सदर जो बाइडन ने उस तौर से दस्तबरदार होकर कामला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया और अब हैरिस वर्सेस ट्रंप नेक टू नेक मुकाबला दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें तो उन्होंने ट्रंप रेसिप्रोकल ट्रेड लाने और यूरोपीय यूनियन और साथ ही साथ जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उन पर हेफ्टी किस्म के जो टैक्सेस हैं वो लगाते हुए इंदिया देते हुए कहा है कि अमरीकी मसनूआत को फ़रोग देकर खसारे में कमी लाई जाएगी। यहाँ हम आपको ये भी बताएं कि जहाँ ट्रंप दीगर ममालिक की इम्पोर्ट पर 10 to 20% टैरिफ आयद करने की बात कर रहे हैं, वहीं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उस पर 60% तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की बात की जा रही है। ट्रंप ने वाजे किया कि ऐसी तिजारती पॉलिसियां बनाई जाएंगी जिनसे यूएस इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा, जबकि यूरोपीय यूनियन की अक्सरियती आबादी का अगर ख्याल है इस हवाले से कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बनते हैं तो यूरोप की सलामती और आज़ाद तिजारत ख़तरे में पड़ गई। उसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो मामलात हैं, नोविस और गैलप इंटरनेशनल के अक्टूबर के अगर हम सर्वेज देखें, मगरबी यूरोप में सिर्फ 16% और मशरक़ी यूरोप में 36% वोटरों की हिमायत रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हासिल है। इसके साथ साथ कामला हैरिस को सबसे ज़्यादा डेनमार्क में 85% और फिनलैंड में 82% अवाम की सपोर्ट हासिल है। यूरोप में ट्रंप के हामी सर्बिया में 59% और हंगरी में 49% हैं। अब सारी मामलात को देखते हुए जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं तिजारत को लेके, यूरोपीय यूनियन पर उनका जो मौक़िफ़ इस बार आ रहा है, इस बार टारगेट जो है वो चाइना, हम देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की जानिब ट्रंप साहब ने अपनी गन्स का रुख किया हुआ है। तो इससे इस मौक़िफ़ को अमरीकी अवाम बाय कर पाएगी और साथ ही साथ सराहेगी, और साथ ही साथ यूरोप का जो इस पर सारा मौक़िफ़ सामने आएगा या यूरोप का इस पर जो रिएक्शन होगा वो कितना इस मामले को इम्पैक्ट करता है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब, हमाद रुहेला, असद निज़ामी और अली आफ्ताब आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब ये सवाल कराती हूँ, किस तरह से देख रहे हैं इस मामले में? एक जानिब ट्रंप की ये पॉलिसीज़ हैं, इससे क्या ट्रंप को हम देखेंगे कि वोट बैंक में इजाफा होगा? हमने देखें, ये अमेरिका का पहला इलेक्शन है। वो कहा जा रहा है कि 140 साल की सियासी तारीख में जिसके बारे में ये बातें हो रही हैं कि ये पूरी दुनिया को इक़्तिसादी तौर पे और सियासी तौर पे किस तरह इफ़ेक्ट करेगा। लिहाजा सारी दुनिया इस वक्त इलेक्शन के ऊपर फोकस करके बैठी है। मीडिया देख लें, कॉरपोरेट सेक्टर को देख लें, इंडिविजुअली ममालिक जो हैं वो देख रहे हैं कि कौन जीतेगा, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। देखें, अब ये वाइट हाउस के लिए जो रेस है, आप देख रहे हैं कि नाइफ एज पे चली गई है और इस वक्त आप देख लें कि लम्हा बलम्हा सिचुएशन बदल रही है। आप देख रहे हैं, मैं आपको 2-3 वाक़यात पिछले 36 घंटे के 30 घंटे के बता देता हूँ जिससे वोटर्स जो है ना उन्होंने ज़हन अपने बनाए हैं और ख़राब किए। पहला तो ये है कि आपने देखा कि जब एक बड़े अरसे से ट्रंप साहब ये कहते रहे थे कि जी ये इडियट है, स्टूपिड है, बड़ा ओपनली कहा करते थे और ख़ास तौर पर कामला के बारे में। लेकिन अब उन्होंने एक और जो बात की जिसकी वजह से औरतों का वोट जो है ना वो बड़ी तेज़ी से कहा जाता है कि कटा उनसे दूर। एक उन्होंने कहा कि जी ख़वातीन में डिसीजन मेकिंग पावर होती नहीं है। तो अब ज़ाहिर है ये बड़ा डेरोगेटरी सा लफ्ज़ है ख़वातीन के लिए, और इसको लेते हुए कामला हैरिस ने कहा है ख़वातीन को कि भी मैं आपको बता दूँ आपके अबॉर्शन राइट्स जो है ना वो दे आर सीरियस अंडर। ये हम अपने अगले सेगमेंट में भी बात करेंगे। देख लें कि ये जी हाँ ये क्या करते रहे। अच्छा देखें, अब दूसरी तरफ ये दो चीज़ें ना मैं बता रहा हूँ जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि स्विंग कर रहा है 7 जगहों स्टेट्स में मामला जिस तरह ख़राब हुआ। उसके बाद आप देखेंगे प्रेसिडेंट बाइडन ने जो ये कहा ना, जब एक रैली में आपने देखा कि एक मज़ाही अदाकार ट्रंप के साथ था, उसने कह दिया था पोर्टोरिको के लोगों को कि पोर्टोरिकन जो है ना वो आइलैंड ऑफ गार्बेज है। उसके बाद बाइडन ने इसके जवाब में कहा कि जो सपोर्टर हैं ट्रंप के वो गार्बेज ऑफ आइलैंड है। तो अब देखिए इससे क्या हुआ। फिर लेटेस्ट मैं बताऊं जिससे मामला ख़राब हुआ, जो कामला हैरिस के लिए एम्बैरेसमेंट आ रही है वो है कि ये जो प्रेसिडेंट क्लिंटन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने कह दिया एक जगह पे कि जी इजराइल जो है ना वो हमास और इस्लाम पे वार कर रहा है और हमास जो है वो अपनी गलती की वजह से ना अपने सिविलियन लोगों को मार रहा है और मरवा रहा है लेके। अब देखिए ये तो वो बातें हम ना जो डे टू डे बुनियादों पे असर कर रही हैं।
अभी देखिए वेस्ट के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी लड़ाई है नेटो की, और नेटो के बाहर जो कुछ हो रहा है। अब यूक्रेन में जो जंग होनी है, अब यूक्रेन के जो बाकी ममालिक हैं, साथ उसके पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया, बाकी लोग वो परेशान हैं कि अब ये एंड होता है कि नहीं यूक्रेन वार का, कि नहीं होता। $50 बिलियन पैसा फंसा हुआ उनका। इसी तरह से जो पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं यूरोप के लिए और बाकी ममालिक के लिए, ट्रंप के आने के बाद वो लग रहा है कि वो खतरा पैदा होगा। चाइनीज़ की जहाँ तक बात है, चाइनीज़ भी वैसे ही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कि जी अगर आप लगाएंगे ड्यूटियाँ तो हम भी लगाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत इफेक्ट करेगा आने वाले दिनों में, हर मुल्क को, हर अपना क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट को इफेक्ट करेगा आने वाला इलेक्शन। अब देखते हैं कि आउटकम इसका इवेंचुअली 5 को क्या होता है। जी ठीक है असद, हमने देखा था कि ट्रंप का जो पिछला दौर था उसमें भी जो टुवर्ड्स चाइनीज़ इनका जो एक हमने देखा है शुरू से रवैया रहा है वो बड़ा सख्त रहा है, मौक़िफ़ बड़ा सख्त रहा है, रॉबस्ट किस्म का। जबकि हमने देखा है कि जो बाइडेन के दौर में ये जो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, इन्होंने कुछ स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, अपने टाइज़ को कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। तो ये जो अब नए हम देख रहे हैं कि ये जो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो यूरोपीय यूनियन के साथ, ये चीज़ ट्रंप को इलेक्शंस बेहतर अपने जीतने में क्या मददगार साबित होगी, जो वो टैरिफ बढ़ाने की या इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात करें? देखिए जी, ट्रंप साहब का जो फर्स्ट टर्म थी, मतलब एक ही टर्म जो थी उनकी, उसके अंदर तो उन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ जो है एक स्टांस डेफिनेटली लिया। सो मच सो कि जब कोविड हिट किया तो उन्होंने उसको चाइना वायरस कहना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा यूनिक स्टाइल है सियासत का, और उसको अभी तक तमाम दुनिया जो है उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। उनके जो फॉलोअर्स हैं, आप उनको समझ लें 2020 से पहले, या जब उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जब वो बनना चाहे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, तो एक स्लीपिंग वोटर जो था उस मुल्क में था जिसने कभी भी इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। ये उसकी तमाम बाइबल बेल्ट कह लें आप, उनके कुछ ऐसे स्टेट्स कह लें जहाँ पे रेड वोट बहुत ज़्यादा है, वो जाग उठे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, आप जो भी कहें उनके बारे में कि वो बड़े उस तरह से क्रैश नज़र आते हैं या एक बेवकूफ़ी वाली कोई बातें कर जाते हैं। आप एक चीज़ समझें कि वो जिस तरह से अपनी बेस को टारगेट करते हैं वो किसी आम बंदे का काम नहीं है, और वो बड़ी सक्सेसफुली उस चीज़ को करते हैं। जहाँ तक ट्रेड की बात रही, देखिए चाइना एक रियलिटी है और एक बहुत बड़ी रियलिटी है। उसको जो भी प्रेसिडेंट जब आएगा और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे तो वो तो बेवकूफ़ी है। वो 2020 में शायद एक हद तक एक थ्रेशोल्ड था जिसको ब्रीच किया जा सकता था, अब तो वो मामला भी नहीं रहा। तो चाइना के साथ एक सॉफ्टर पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ये भी जिक्र करता जाऊँ कि अमेरिका की जो सियासत होती है और उनका जो जमहूरी निज़ाम है वो एक तो पाकिस्तान से बड़ा मुख्तलिफ है, और बहुत और जमहूरी जो ममालिक हैं उनसे डिफरेंट है कि वहाँ पर जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी कंटिन्यूटी की होती है। वो ऐसे नहीं होता जी कि वो एक नई कैबिनेट आएगी, वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, उनकी एक कॉन्टिन्यूटी चलती है। उसके अंदर 19-20 आप चीज़ें के साथ ठीक करते रहते हैं, उसको अपना कुछ आप इंप्लीमेंट करते हैं अपनी बेस को पीस करने के लिए, लेकिन मोर और लेस आपका जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके साथ ही रहते हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप आके तमाम जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज जिनको डिसमेंटल करके अपनी नई दीवारें खड़ी कर देगा। इतना ना टाइम होता है और ना वो कर सकते। अच्छा, रही बात कमाला हैरिस की, और उसके साथ साथ मैं थोड़ा लिंक करना चाहता हूँ कि अभी जो पिछले हफ्ते की हमें सारी रिपोर्ट्स मिल रही थी, अब तो अर्ली वोटिंग की भी चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। उसके अंदर पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है जो वहाँ पे रहते हैं वो एक डेमोक्रेटिक लीन थी उनकी, जो अब बिल्कुल चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो पाक पैक है, जो उन्होंने अपनी पूरी जो सपोर्ट है वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ डाली है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि आया रिपब्लिकन टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि जी डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो फिर बानी पीटीआई भी आ जाएंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक पहलू है जिसकी वजह से शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा डायस्पोरा वोट डाल रहा है इसको, या फिर वाकई में यहाँ की जो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ डायस्पोरा है वो वाकई भी उन वैल्यूज से रिलेट करता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की वैल्यूज हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन जाहिर है आने वाले दिनों में बहुत चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, फिर इसके ऊपर फिर बात करेंगे। ठीक है अली, यूरोपीय यूनियन का जो इस हवाले से मौक़िफ़ है वो किस हद तक असरअंदाज होगा ये यूएस इलेक्शंस पर, ट्रेड पॉलिसी को लेकर खास तौर पे? जी मेरे ख्याल में तो असरअंदाज हो चुका है। आप ये देखिए कि आज से कुछ दिन पहले, मतलब को बहुत उसको शायद सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन अमेरिकन बेटिंग वेबसाइट्स जो ऑड्स दे रही थी वो थी 4/7 ट्रंप। 4/7 ट्रंप का मतलब है 53 पैसा, यानी कि ट्रंप बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। लेकिन इस वक्त अगर आप जाएंगी तो आपको बहुत हेड टू हेड मिलेगा कमला हैरिस और ट्रंप।
तो ये क्या तब्दीली आई है जिसकी वजह से ट्रंप इतने फेवरेट थे और अब नहीं रहे? जो आपकी वॉर थी पैलेस्टाइन वाली वो तो चल रही है। बुनियादी बात यह है कि ट्रंप की जो पिछली टर्म थी जिसमें उन्होंने चाइना के ऊपर पाबंदियां लगाई, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई, जिसकी वजह से इंपोर्ट चाइना से अमेरिका के अंदर बहुत कम हो गई, उसका असर था वो वहाँ की आम आवाम तक पहुँचा है। उसकी वजह से वहाँ पर महंगाई हुई, उसकी वजह से, क्योंकि चाइना बहरहाल दुनिया की फैक्ट्री है, दुनिया को सस्ते दामों चीज़ें प्रोवाइड करता है, हर किस्म की क्वालिटी की चीज़ें देता है। सो अब जब अमेरिकी अवाम ने ये सुना होगा कि यूरोप पर भी इस तरह की पाबंदियां आयद की जा सकती हैं, तो बिल्कुल ठीक है कि एक तरफ बहुत सारे वो अवाम होंगे जो इस पर खुश हुए होंगे कि अच्छा जी, अगर अमेरिका के अगर यूरोप से भी चीज़ नहीं आएगी और चाइना से भी चीज़ नहीं आएगी तो शायद इसका मतलब है कि चीज़ें अमेरिका में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगी, तो शायद इसका मतलब है कि हमें नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत लोग इस बात से घबरा भी गए होंगे। उसकी वजह यह है कि जब इन्होंने चाइना के ऊपर पाबंदियां लगा दी तो क्या उससे महंगाई तो हो गई, क्या उससे जितनी नौकरियां जनरेट होनी चाहिए थी क्या वो हुई? सही, ठीक है। हमारे यूएस जो इलेक्शंस को देखते हुए दोनों पार्टीज़ में अगर हम इनकी वही ट्रेड पॉलिसी को देखें, यूएस सिटीजन्स या यूएस नेशनल्स को कौन सी पॉलिसी जो है वो उनके लिए सूटेबल है, कौन सी मौजू रहेगी? वो चाहे यूरोपीय यूनियन जो अब बात कर रहा है कि जनाब वो जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो टैरिफ बढ़ाने वाली बात है, या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ बढ़ाने वाली बात है, जिस तरह से अभी अली ने भी ऐड ऑन की ये बात कि उससे आपकी मार्केट मुतासर होती है, इन्फ्लेशन आती है। जी, मेरे नज़दीक इस वक्त इस खबर के जो सेगमेंट है इसके दो हिस्से हैं। एक तो फॉरेन पॉलिसी है जो हमें यूएस के सामने आ रही है, दूसरी इकोनॉमिक पॉलिसी। मैं दोनों पे मुख्तसरन बात करूंगा। पहले तो फॉरेन पॉलिसी आ जाती है। ये जो बयान दिया गया है, ये जो एक जुमला कहा गया है कि ये मिनी चाइना है यूरोपियन यूनियन, इससे मुझे ऐसा लगता है कि यूएसए ने अपने साथ काफी ममालिक को नाखुश किया है। और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ वो इस बात को याद रखेंगे बल्कि शायद हो सकता है कि इसका कोई मुनासिब जवाब भी वक्त पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर वो दें। दूसरी बात ये कि इस जुमले में मेरे नजदीक पहला हदफ जो है वो चाइना है, पहला दुश्मन चाइना है। कोई भी ऐसी चीज होती है, बात होती है, पॉलिसी होती है जिसको नेगेटिव रंग देना होता है, जिसको नेगेटिव तरीके से बयान करना होता है, तो हमने देखा है कि ट्रंप साहब उसको चाइना के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि असद साहब ने बहुत खूबसूरत मिसाल दी कोविड-19 की, उसको भी कोशिश किया गया था कि चाइना के साथ जोड़ दिया जाए। अब अगर हम इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात करें तो जो लोग ये जो 28 अक्टूबर को इन्होंने बयान दिया है, गालिबन ये कोई नया बयान नहीं है। जो लोग ट्रंप को फॉलो करते हैं, जो उनको देखते आए हैं, जो सुनते आए हैं, जो उनकी कैंपेन्स देखते आए हैं, प्रेसिडेंसी देखते आए हैं, वो जानते हैं कि वो टैरिफ के मामले में यही पॉलिसी रखते हैं। टैरिफ, जैसे मैं आपके सुनने वालों को बताता भी चलूं, बेसिकली ये एक टैक्स है जो कोई भी हुकूमत अपने मुल्क में आने वाले प्रोडक्ट्स पे लगा सकती है। ट्रंप साहब का कहना यह है कि जितना हमारे मसनूआत पे यूरोपियन यूनियन टैक्स लगाती है उतना ही हम लगाएंगे। तो ये बात वो आज नहीं कर रहे। ये 1980 में कहा जाता है जब उन्होंने पहली बार प्रेसिडेंसी के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू किया। उनका कदामत पसंदाना रवैया वो अभी तक उसमें बदलाव नहीं आया, चूंकि टाइम और सर्कमस्टांसेस वो तो बदल रहे हैं, हालात तो बदल रहे हैं, उसके साथ पार्टी में मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 1980 तक उन्होंने ये बातें जापान के बारे में करना शुरू की थी, लेकिन अगर आप उस वक्त भी उनकी पॉलिसी देखें तो मुल्क बदलते रहे हैं, पॉलिसी उन्होंने यही रखी है। और अपनी लास्ट कैंपेन में भी, प्रेसिडेंसी में भी, इस कैंपेन में भी उन्होंने यही बात की है। और इस बयान के आने से 2 दिन पहले जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टियन लिंडर जिनका नाम है, उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि दिस कंट्रोवर्सी विल सी नो विनर्स बट ओनली लूजर्स। लेकिन ये बात भी मेरे ख्याल में ट्रंप साहब को कायल करने के लिए काफी नहीं है। ये जो ट्रेड टैरिफ वॉर की पॉलिसी है ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, आपके सुनने वालों को बताता चलूं कि 1960 की दिहाई में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी, उसके बाद भी यूएस से और जर्मनी के दरमियान एक वॉर लड़ी गई थी। इसको चिकन वॉर के नाम से जाना जाता है। हुआ कुछ यूं था कि जर्मनी में चिकन की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई थी और खास तौर पर यूएस की चिकन, अमेरिकन चिकन की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई थी। उस वक्त की जो स्टैट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो बताती हैं कि उस जमाने में 1960s में यूएस फार्मर्स $50 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त जर्मनी ने यूएस फार्मर्स के ऊपर टैरिफ लगा दिए थे उस चिकन को लेकर। नतीजतन यूएसए ने भी टैरिफ लगाए रिएक्शन के तौर पर, और वो टैरिफ लगाया वॉक्सवैगन के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर। उसका हल तो ये, उसका नतीजा तो ये निकला कि वॉक्सवैगन की सेल्स कम हो गई, लेकिन जर्मनी ने तब भी अपनी पॉलिसी नहीं बदली। तो इससे असूल के सामने आता है कि रिएक्शन के तौर पर जो पॉलिसी आती है उससे आप किसी भी ऐसे मुल्क जो माशी तौर पर मुस्तहकम हो उसकी पॉलिसीज डिक्टेट नहीं कर सकते। और इसका मतलब ये हुआ कि उनको नुकसान पहुंचेगा इस बात का। सॉरी, आप
आप ना एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, आपको याद होगा ट्रम्प के ज़माने में हुआवे कंपनी की जो अमेरिका में चीफ थी खातून चाइनीज़, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था 7-8 महीने के लिए कि इन्होंने खिलाफवर्जी की है। उसका बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था, जो उनकी हाईटेक कंपनीज हैं उसका बड़ा नुकसान हुआ था अपना अमेरिका के लोगों को। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। जिस तरह से आगाज़ में हम बात कर रहे थे, एहतशाम साहब ने बात भी की डोनाल्ड ट्रंप की अबॉर्शन से लेके जो इस वक्त मामला चल रहे हैं पॉलिसीज़, और उस पर जो डेरोगेटरी रिमार्क्स उनके सामने आए हैं अपनी इंतखाबी रैली के दौरान, वो बड़ा इस वक्त एक नया तनाज़ा बना हुआ है। लेकिन उसके बाद उसको कवर करने के लिए उन्होंने ख़वातीन को अक़ा मुहाफ़िज़ अपने आप को करार दे दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि माई एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ग्रेट फॉर वीमेन एंड देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स। अब वो ये इसको एक बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक बयान दाग दिया। लेकिन जो अबॉर्शन से मुतालिक उनकी पॉलिसी है ट्रम्प साहब की, और साथ ही साथ जो कामिला हैरिस उनकी सामने जो उनकी हरीफ मौजूद हैं, उनकी पॉलिसीज़ को देखते हुए किस हद तक नुकसान पहुँचा है उनकी साख को ट्रम्प की इस रिमार्क्स के बाद ख़ास तौर पे? जी एहतशाम साहब। देखिए, बुनियादी तौर पे तो सब लोग वहाँ पे अब यही बात कर रहे हैं, ये बहस छिड़ गई है कि जी ये तो ख़वातीन के राइट्स हो। वैसे भी आप देख लें जिस तरह उनको सख्त अल्फाज फासिस्ट का जिक्र किया गया, कामिला हैरिस बार बार कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड वाला आदमी नहीं है, ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएगा। अब वो ख़वातीन का इशू छेड़ने के बाद तो मामलात मेरा ख्याल है उनके लिए और मुश्किल हो गई। लेकिन हम ना अहम सवाल इस वक्त ये है कि जी चलें ठीक है, अब जो इनका अपना वाइट वोट है, क्लर्जी का वोट है, और सेम सेक्स मैरिज के ख़िलाफ़ हैं, मजहबी वोट है, फार राइट वोट इनका है, वो कहा जा रहा है कि जी वो उनके साथ ही खड़ा हुआ है। वो ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि जितनी तेज़ी के साथ जिन स्टेट्स में वो पहले जीते थे ट्रम्प, उन्हीं स्टेज में उनको जो नुकसान पहुंचा था वो खासियत तक उन्होंने कवर कर लिया है। लेकिन अब लोग जो सवाल कर रहे हैं ना, वो सवाल ये कर रहे हैं कि इतनी बड़ी आप देखते हैं जमहूरियत है और इतना कल्चर्ड सिविलाइज और पता नहीं क्या क्या मुल्क उनको कहा जाता है, वहाँ पे जिस अंदाज से एक दूसरे के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, आपस की बात है आमना, बड़ी मुझे कमीनी सी खुशी होती है कि जो गाली गलोच हमारे यहाँ हो रही है कम अज़ कम वहाँ भी तो चली गई है, जो अपने आप को बहुत ही समझते हैं कि कल्चर्ड सिविलाइज्ड हैं, हमसे बड़ा डेमोक्रेट कोई नहीं है। वो जिस तरह की लड़ाई जिस पे लेके चले गए, मेरा ख्याल है वो वाकई लोग कह रहे हैं कि पूरी अमेरिकी कौम को डिवाइड कर दिया है ट्रम्प ने आके। अब आगे चल के वो किस तरह से डिवीजन जाएगी, क्या होगा, क्या ये वन ऑफ किस्म की चीज़ होगी कि इलेक्शन के बाद दोबारा चीज़ हो जाएंगी। लेकिन ज़्यादा ख़तरे का इज़हार ये किया जा रहा है कि ये जो आप 6 जनवरी 1921 को हुआ था, 2021 में हुआ था रिसरेक्शन, जो पार्लियामेंट पे हमला किया गया था, वो कि जी ट्रम्प साहब लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं कि इलेक्शन हारने के बाद ये काम करेंगे, और जब ये काम करेंगे तो नतीजतन मुल्क के और हालात ख़राब होंगे। तो मेरा ख्याल है ये जो एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन हो रही है, इससे अमेरिका का अपना भी नुकसान हो रहा है। लेकिन प्रोसेस में जो आपने शुरू में बात की थी ना, सारी दुनिया देख रही है कि इसके रिजल्ट का इन्हिसार सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, मिलिटरीली पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा। वो वाली बात होगी, जल्दी से खत्म हो जाएगा, ये डिवीजन बढ़ती चली जाएगी। अली, वैसे उनकी पर्सनालिटी मिस्टर ट्रम्प की जो पर्सनालिटी है उससे हम सभी वाकिफ़ हैं, वो इस तरह के मुतनाज़े बयान दाग देते हैं। लेकिन इन सारे मामलात को देखते हुए अब जो ये सेक्सिस्ट किस्म के कमेंट्स उनकी जानिब से आए हैं ख़वातीन पर, जो उनकी सपोर्टर्स रही हैं, क्या आप समझते हैं कि उनका वोट शिफ्ट होगा कामिला हैरिस की जानिब इस ख़ास तौर पर इशू के बाद? देखिए, ये जो है ना, इस वक्त काफ़ी पॉलिटिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड ये गैम्बल कर रहे हैं, और सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, कंटेंट क्रिएटर भी कर रहे हैं। सो एक तरफ जाहिर है आपको ये लगता है कि जी अगर आप कोई डेरोगेटरी रिमार्क इस तरह का देंगे, कोई मिसोजिनिस्ट बात करेंगे, तो आप ख़वातीन की सपोर्ट लूज़ कर जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जो गैम्बल है वो ये है कि जी रिसेंटली एक कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ा लोगों का हिस्सा है, फ्रैगमेंट ऑफ सोसाइटी है, जो कि मी टू और अल्ट्रा फेमिनिज़म और इस तरह की चीज़ों से खाइफ हो गए। सो अगर आप इस तरह की बात करोगे तो शायद आप उनका वोट बैंक गेन कर लोगे। सो अगेन ये जो इस वक्त ये जो सारी बातें हैं ना, अगेन हम तो बिल्कुल ही मफरूज़ों की बुनियाद पे कर रहे हैं। अमेरिका में आई एम श्योर कि डाटा साइंटिस्ट्स बैठे होंगे इस वक्त, उनके पास एक ख़तरनाक किस्म का डाटा होगा फ्रॉम फेसबुक एंड ट्विटर एंड सो जहाँ भी लोग अपनी पब्लिक पोस्ट्स डालते हैं, उन पोस्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक चीज़ जो है ना सीखी होगी कि अच्छा इस स्टेट में इतने % लोग बिलीव इन दिस,
इस स्टेट में इतने % लोग बिलीव इन दैट। सो ये इतनी एक खौफनाक किस्म की कैंपेन चल रही होगी, मतलब लोगों के किस इलाके में लोग बाथरूम कितने बजे यूज़ करते हैं वो भी पता होगा, और उनके लिए क्या बयान देना है वो अलग है, किसी और के लिए क्या बयान देना है वो अलग है। और फिर जाहिर है अब ये तो होता नहीं है कि आपने जो यहाँ इस मोहल्ले में बात की है वो दूसरे तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन अगेन जिस तरह से यहाँ भी होता है ना पाकिस्तानी सियासत में कि आप अगर किसी एक मज़ार पे चले जाएंगे तो दूसरे वालों की आप सपोर्ट लूज़ कर जाएंगे, लेकिन अब आपने देखना है कि यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है या वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है। सो इस वक्त सारा कुछ वो चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी पॉलिटिशियन जो कह रहा है वो एक्चुअली शायद उन चीज़ों में बिलीव भी करता हो। इस वक्त तो डेटा साइंटिस्ट बता रहे हैं आके पॉलिटिशियन को कि तुम ये कह दो, और मेरे ख्याल में वो एज अ पपेट कहता चला जा रहा है, बट दिस इज ऑल माय असम्पशन, आई डोंट नो। ठीक है हमाद, आपको भी लगता है कि उनकी ये जो पर्सनैलिटी है, ब्रैश पर्सनैलिटी, वो तो शुरू से आया है ट्रम्प की, और उस इन रिमार्क्स के बाद कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि वही अगेन जैसे अभी अली भी बात कर रहे हैं कि जो मामला हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उनके थ्रू ये ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है, उस तरह से मामला होंगे नहीं, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इलेक्शंस पे। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आखिरी 5, 7, 8, 10 दिन होते हैं ये बड़े अहम दिन होते हैं। ये अहम इसलिए होते हैं कि जो इसमें अनडिसाइडेड वोटर्स होते हैं उन्होंने अपना माइंड बनाना होता है। अनडिसाइडेड वोटर्स में ज्यादातर वो लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, उन्होंने पहली बार वोट देना होता है। तो जब ये लोग अपना माइंड बना रहे होते हैं तो इन्हीं के इस माइंड से इलेक्शन का मोड बनता है और आगे आने वाली 5 साल की हुकूमत बनती है। इसलिए ये मेरे नजदीक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। अब इस माहौल में एक ऐसी असाबी जंग शुरू हो जाती है कि उम्मीदवार एक रिएक्टरी मूड में चले जाते हैं, रिएक्शन के मोड में चले जाते हैं, और क्योंकि उम्मीदवार तो बेटर ट्रेंड होते हैं वो ऐसी कोई स्लिप ऑफ टंग अक्सर नहीं करते, लेकिन हमने देखा है कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो होते हैं वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे उम्मीदवार फंस जाता है। जो टोनी नामी कॉमेडियन है उन्होंने ऐसा एक कमेंट दिया, उन्होंने कहा है पोर्टो रिको के बारे में कि इट्स अ फ्लोटिंग पाइल ऑफ गार्बेज। मेरे ख्याल में ये इसी की मिसाल है। उन्होंने शाह से ज्यादा जो शाह की वफादारी की है उसने शाह को मुश्किल में फंसा दिया है। जो रोगन एक प्रोग्राम करते हैं उसको मैं सुन रहा था, उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कॉमेडियन को चाहिए कि वो कॉमेडी शो के अलावा कहीं और कॉमेडी करने की कोशिश ना करे। मैं चाह रहा था कि अली की बारी मेरे से बात आती, मैं दुआ कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि वो इस पर भी तज्जिया करें क्योंकि वो मिजाज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन उनकी बारी नहीं आई। अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर पूछिएगा उनसे। भारत जा रहा ना बात जहां तक है ट्रंप की, वो तो हम सब जानते हैं कि वो नेपोलियन जनरल्स के बड़े मद्दार रहे हैं, वो उनकी बड़ी तारीफ करते रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी नेपोलियन की बातों को सामने रख के बनाते हैं। उन्होंने हिटलर की भी तारीफ की है। जहां तक नेपोलियन की बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जहां तक नेपोलियन की बात है वहां पर नेपोलियन कहता है कि बैटल फील्ड इज अ सीन ऑफ केओस एंड द विनर इज वन हु कंट्रोल्स इट। मुझे लगता है कि वो इलेक्शन फील्ड को भी केओस की फील्ड बनाए रखना चाहते हैं। वो इमिग्रेंट्स को लेकर केओस बनाए रखते हैं। उन्होंने यहाँ तक इल्जाम लगा दिया कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पालतू कुत्ते बिल्लियां खा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमिग्रेंट्स को गोली मार देनी चाहिए बॉर्डर्स के ऊपर। खवातीन को लेकर वो ऐसा ही केओस में आके रखते हैं। उन्होंने अभी जो बात कही है कि वो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, खवातीन इस बात से राजी हों या ना राजी हों। तो ये बातें जो इल्जामात लगाए जाते हैं, जो बातें की जाती है अफगानिस्तान के बारे में कि वहां पर ऐसा किया जाता है कि राय नहीं ली जाती लेकिन फिर भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, तो मैं तो समझने में परेशान हो रहा हूं कि ये अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं या अफगानिस्तान का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका माजी भी हमें याद करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि अगर आप मशहूर हैं तो आप खवातीन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ना सिर्फ इन्होंने ये कहा बल्कि पब्लिकली उसको डिफेंड भी किया। और ज्यादा परेशान कुन मेरे नजदीक तो ये है कि इस पब्लिक डिफेंस के बावजूद भी उनकी एक बड़ी तगड़ी वोटर सपोर्ट है, और ऐसे मुल्क में है जो औरतों के बारे में हमें लेक्चर देता है कि उनके क्या राय। चलें आपकी इस नन्ही सी ख्वाहिश पे हम चाहेंगे अली क्विकली एक कमेंट कर दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस, तो कॉमेडी तो मतलब बहुत संजीदा शख्स जब तक ना हो उसकी करनी नहीं चाहिए, और अगर वो कर रहा हो तो फिर हर प्लेटफॉर्म पे उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ओके राइट। चलें असद आपकी जानी बातें, मिशेल ओबामा जो हम देख रहे हैं साबिक सदर की अहलिया भी हैं, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है, उन्होंने ये बात की है, तशवीश का इजहार किया उन्होंने कि अगर ये दूसरी बात जीत गए तो ख़वातीन के लिए ये बड़ी मुश्किलात पैदा करेंगे ट्रंप। तो किस हद तक इम्पैक्ट होगा इस रिमार्क्स के बाद ट्रंप की साख पर?
देखिए जी, ख़वातीन की हद तक जो सबसे बड़ी जो हिस्टोरिक चीज़ अमेरिका की हद तक हुई वो थी जब 2022 में रो वी वेड को रिपील किया गया उनकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए ट्रम्प साहब जो थे उन्होंने आके वो एक यूनिक सिचुएशन में थे कि उन्होंने 2 सीट्स जो थी सुप्रीम कोर्ट की उनको फिल करना था, जिसमें एक तो एंट्रेंस क्लियर की थी जिसके अंदर आई थिंक वो एक नाम मेरे जहन से निकल रहा, दूसरा रूथ बेटर गिन्सबर्ग की। तो वो एक कंजर्वेटिव बेंच बन गया सुप्रीम कोर्ट का जिसके अंदर उनका मैंडेट था रो वी वेड को रिपील करना, जो सक्सेसफुली कर पाए। तो अबॉर्शन की हद तक तो देखिए ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब के भी फेवर में बात नहीं जाती और सुप्रीम कोर्ट के फेवर में बात नहीं जाती। इसका सारा जो बर्डन है हम अकेले डोनाल्ड ट्रम्प पे नहीं डाल सकते, लेकिन ज़ाहिर है उनके बयानात मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने ये बात बहुत दफ़ा की कि रो वी वेड को रिपील कर देना चाहिए। तो वो तो बात होगी। और ये वोट जो है, जो इस वक्त जो विमेंस का जो वोट है वो इस पर्टिकुलर फैसले की वजह से भी डेमोक्रेट्स की हक में जाएगा, नंबर 1। उसके अलावा आप ये देखिए जी कि हम यहाँ पे अभी सिचुएशन जो है जिससे भी आप पूछें, ख़ास तौर पे आप पेंसिल्वेनिया को उठा लें तो उसके अंदर टू क्लोज टू कॉल है सारी चीज़ जो है। अच्छा, जब टू क्लोज टू कॉल अमेरिकन इलेक्शन चल रहा हो तो आप एक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो है वो हमारी तरह का जमहूरी निज़ाम नहीं है जहाँ पे पॉपुलर वोट के ऊपर जो है एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। पॉपुलर वोट तो हिलरी क्लिंटन का ज़्यादा था, एल गोर का भी ज़्यादा था। यहाँ तो इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है जिसके अंदर आपका कॉलेज जो है उसने आगे ले जाके प्रेसिडेंट को बनाना है। अच्छा, उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप के बाकी बयान है उसके अंदर ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका एज ए सोसाइटी उसके अंदर जो पोलराइजेशन क्रिएट हुई है 2018-16 ऑनवर्ड्स, जिसके अंदर हमें एक अल्ट्रा राइट विंग तो नज़र आता था, थोड़ा सा लेफ्ट विंग नज़र आता था और एक सेंट्रिस्ट किस्म के लोग होते हैं। अल्ट्रा लेफ्ट भी क्रिएट हुई है, जो ट्रांसजेंडर मूवमेंट है, LGBTQ मूवमेंट है, उसके अंदर एक अल्ट्रा लेफ्ट मूवमेंट भी शुरू हुई है। और जिस भी आप राइट हो या लेफ्ट हो उससे अल्ट्रा लगा दे, दोनों के अंदर जो है मनफी असर बहुत ज्यादा होते हैं। ये चीज भी डेटरमेंट करेगी डेमोक्रेट्स, क्योंकि अल्ट्रा लेफ्ट टोटल डेमोक्रेटिक वोटर है, लेकिन जो राइट विंगर्स हैं वो आपको ओवर द पास्ट 4-5 ईयर्स बड़े पसंद आना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे जो आपके ओरिजिनल लेफ्ट विंगर्स थे। और तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है और जैसे अली ने जिक्र किया कि ये साइंटिफिक गेम है सारी, और ये सारा जो टेबल होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसके ऊपर कहाँ बैठे हैं ट्रम्प साहब और कहाँ कमला हैरिस बैठी हैं, ये आपको 5 तारीख को पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चल सकता। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, IMF साथ उसके हवाले से जिक्र करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान को IMF के साथ तयशुदा मैक्रो इकोनॉमिक और मालियाती फ्रेमवर्क में नाकामी का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद इस्लामाबाद के पास अब लिमिटेड ऑप्शंस बच गए हैं। ये तवक्को की जा रही है कि पहले जायजे के मौके पर IMF के अमले से फ्रेमवर्क में नजर सानी की दरख्वास्त की जाएगी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ये कह रहे हैं कि कोशिश है टैक्स नेट में इजाफा किया जाए क्योंकि हम मुफ्त में हुकूमत नहीं चला सकते। अब एक जानिब टैक्स सेट बढ़ाने की बातें हो रही हैं और दूसरी जानिब IMF से जो नाकामी का सामना करना पड़ा है उनके सामने जो तयशुदा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी और मालियाती फ्रेमवर्क था उस पर अब जी नजर सानी करने के लिए कहा जा रहा है। क्या IMF से रिलीफ मिलेगा और आने वाले दिन अवाम के लिए ज़्यादा मुश्किलात लेकर आएंगे? मैं आगाज़ करूँगी हमाद आपसे। जी बिल्कुल, आजकल फील गुड फैक्टर की भी काफ़ी बात हो रही थी पिछले दिनों। हमारे पैनलिस्ट भी, हम सब भी, मैं भी मुस्बत बातें करते रहे हैं। अली और अक्सर तो खास तौर पे मुस्बत बातें करते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे। मुझे लगता है कि अब पता नहीं अवाम शायद हमारी मुस्बत बातें सुनती है या नहीं सुनती, लेकिन शायद हुकूमत और बाब इख्तियार मुस्बत बातों को बहुत सीरियसली ले जाते हैं, बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। इस हद तक ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि वो स्पार्को की फंडिंग को छोड़कर मेरे ख्याल में लोगों को सितारों पे कमर डालने के लिए कहते हैं कि घरों की छत से ही खड़े होकर आप डाल सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप हमारी पॉलिसीज देखिए, बहुत ओवर एम्बिशियस होती हैं। प्राइवेटाइजेशन का मामला देखिए, PIA का मामला देखिए। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि बड़ी ओवर एम्बिशियस टाइमलाइन सेट की गई थी और उसका नतीजा वही निकला जो होना था। बीच चौराहे में आके ये हंडिया फूटी है। बड़ा पेचीदा अमल होता है, इसको इतने कलील अरसे में खत्म करना आसान नहीं होता। लेकिन जहां ये अचंभे की बात नहीं है कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, वहां ये शर्म की बात जरूर है हमारी हुकूमत के लिए कि उन्होंने अपनी टाइमलाइन को प्रॉपरली नहीं रखा। मेरे ख्याल में IMF के साथ भी यही मामला हुआ है। IMF के साथ भी हमने टारगेट्स ऐसे सेट कर लिए थे जो शायद हम पूरे नहीं कर सकते थे। एक टारगेट जिसके बारे में बात की जाती है, कहा जाता है कि 10 अरब का टैक्स लेना था ताजरों से। कैसे लेना था, उनको कैसे कन्विंस करना था, क्या रोड मैप था, बदले में उनको क्या देना था, वो हम उसके बारे में कोई बात नहीं होती। अभी भी हमें नहीं बताया जाएगा, हमें अंधेरे में रखा जाएगा कि आखिर क्या वजह थी कि हम फेल हुए, क्या वजह थी कि ये टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ।
इसी तरीके से बरामदात को बढ़ाने की बात की जा रही थी कि 16% लेके जाएंगे, वो आधी खड़ी है वहां से, अभी तक 8% के करीब खड़ी हैं। क्या इकदाम किए थे, हमें कोई नहीं बताएगा कि क्या इकदाम किए थे जिसकी वजह से बरामदात की बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती। और एक आखिरी बात मैं करता जाऊं, कहा जा रहा है कि पंजाब की वजह से हम अपना टारगेट मीट नहीं कर पाए। अगर ये बात दुरुस्त है तो पंजाब को क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि तासुर किया जा रहा है कि एक शख्सियत की सियासत चमकाने के लिए आप अवाम के ऊपर कर्जों का बोझ डाल रहे हैं। जी असद जी देखिए, टैक्स की हद तक मामला बड़े इंटरेस्टिंग है, बल्कि मुझे तो इस दफ़ा यकीन दिलाया गया था जी कि पहली तारीख के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, फिर वो 14 तारीख की एक्सटेंशन हो गई। जब 14 तारीख की एक्सटेंशन जो थी वो खत्म हो रही थी तो फिर 31 तारीख की एक्सटेंशन होगी। मुझे तो इसाक डार साहब याद आ गए। एक्सटेंशन पहले क्लियर कर दें, एक्सटेंशन से बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल एक्सटेंशन जो हमारा गोशवारे जमा करवाने टैक्स डेट की अदायगी की एक्सटेंशन में माजरत चाहता हूँ। और मैंने ये भी क्योंकि फिक्रा दोहराया कि मुझे इसाक डार साहब याद आ गए, तो मैं ये भी कहूँगा ये भी कोई मुस्बत फिक्रा नहीं है। तो इसके साथ साथ जब बात होती है IMF की जी शराइत नहीं पूरी हुई, तो इधर ही बैठे हुए आप ही की शो के ऊपर ये बात की गई थी कि जो इतने खुशियाँ मनाई जा रही थी और बड़े मज़े आ रहे थे जी कि वो हमें IMF का $7 बिलियन का लोन सिक्योर कर लिया गया। हमने तब भी कहा था ये 7 बिलियन का लोन नहीं सिक्योर हो, ये पहली ट्रांच सिक्योर हुई और दूसरे के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। और मैं बड़ा खुश होता हूँ जब कोई भी सियासतदान इस किस्म का बयान देते हैं, ख़ासतौर पर एहसन इकबाल साहब के जी हमें भी हुकूमत चलाने के लिए पैसे चाहिए। अब बात रहेगी कि जी इसको हल कैसे करना है मसले को, तो अगेन कोई इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हल नहीं है। एक जो है जो हम बोलते रहते हैं हमेशा जी के टैक्स अगर आपने कलेक्ट करना है तो लोगों की जो उस टैक्स के इफ़ज़ जो आप सहूलियात मुहैया करते हैं उनके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें। वो बेहतरी जो है वो हमें जो है वो इनके हाथ। अलबत्ता एक चीज़ मैं आखिरी में जाते जाते एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि टैक्स मनी वेल स्पेंट। उस दिन मैं लाहौर में सफ़र कर रहा था तो मुझे नहीं पता था मरीम नवाज साहिबा की बर्थडे है, लेकिन मेरी याद दहानी कराई गई कि यहाँ पे जो शेरपाव पोल है उसके ऊपर स्ट्रीमर्स लगाए गए थे ढेर सारे। तो टैक्स मनी अगर तो वेल स्पेंट हो रहा है तो मेरे ख्याल में वो सियासतदानों की बर्थडेज पे भी अच्छी तरह स्पेंड हो रहा है और हम सबको इस चीज़ पे खुशी लेनी चाहिए। जी एहतशाम साहब, देखिए हम ना ये अब गॉन ऑन द डे जब IMF की तरफ से हम वेवर दिया करते थे और उनका प्रोग्राम में हम चले जाते थे तो स्लिपेजेज होती थी तो माफ़ी मिल जाती थी। 2013 से 2018 नून की हुकूमत में 12 वेवर दिए गए थे। देखिए इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो मौजूदा है ना इतना टाइट है, इतना सख्त है कि हमारा ये ख्याल था कि हम एक दफ़ा अप्रूवल होगी तो उसके बाद वही कुछ होगा। देखिए वो IMF कह रहा है कि जी आपका डेट सस्टेनेबल नहीं रहा और वो कहते हैं 78% आपकी GDP का हो गया, आप इसको कैसे करेंगे। ये तकरीबन टोटल इस वक्त 70,000 अरब रुपये का आपका टोटल डेट हो गया है। ये कैसे 125-30 बिलियन का आपका एक्सटर्नल डेट है। फिर वो जो तय किया गया था कि जी आप पहली छमाही में FBR जो अपने टारगेट पूरे का वो 321 बिलियन का शॉर्टफॉल आ रहा है। ये 5 ट्रिलियन का जो आपका एनर्जी सेक्टर का गर्जी कर्जा है वो कम होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था स्टेट कॉरपोरेशन को कट डाउन करें और ये आप देख लें हम ना 1100 अरब रुपये की सालाना हेमरेजिंग जो हो रही है और आपके मेरी जेबों से जा रहा है पैसा इनको कॉरपोरेशन को खिलाने के लिए इनके मुलाजमीन को, वो कहते हैं इसमें कमी नहीं हुई ना प्राइवेटाइजेशन की है। तो मेरा ख्याल है ये सख्ती करेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज हर हुकूमत कर्जा लेने के बाद पहली अप फ्रंट $1 बिलियन मिलकर ख्याल है 3 महीने के बाद दोबारा जब रिव्यू होगा तो आसानी से हो जाएगा। अब मुश्किलात प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी, जो चीजें तय की हैं उन पर अमल करना पड़ेगा। ये जो मालियाती फ्रेमवर्क है उसके लिए भी रिविजिट करने के लिए दरख्वास्त की जाएगी। टैक्स बढ़ा रहे हैं, क्या मामला है? जी असद साहब कह रहे हैं कि कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन नहीं है। अभी आप देखें इतना आसान सोल्यूशन आने लगा है, बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं और दूसरा जो आप बात कर रही हैं PIA की प्राइवेटाइजेशन की, हम इधर इतने अरसे से कह रहे हैं कि जी वो जब प्राइवेटाइजेशन होनी होगी हो जाएगी, जितने अरसे नहीं होती इसको बंद तो करो। मतलब और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप तनख्वाहें देनी बंद करें, आप तनख्वाहें भी देते रहें। देखिए आप एक किसी भी सरकारी अफसर को अगर तनख्वाह दे देंगे ना काम पे ना आने की तो उससे एक्सचेकर को फायदा ही होगा। सही। बुनियादी चीज़ ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बंद करने की तरफ आए। ये जो ज़बरदस्ती चलाने वाला मामला है ना ये नहीं चल सकता। और बाकी वो है कि आपके पास रूट्स हैं, रूट्स जब किसी ने लेने होंगे तो ले लेगा। अभी तो उन आधे रूट्स पे भी आप चल ही नहीं रहे। किसी ने जहाज डालने हैं, किसी ने पता नहीं क्या कुछ करने हैं कि इतना लंबा काम है। वो जब होना होगा तो हो जाएगा। फिलहाल ऑपरेशंस को क्लोज कर दे, आपके पैसे बचेंगे। जी एहतशाम साहब,
देखिए अली, सबसे ज़्यादा मुसीबत तो आमना आने वाली है जनवरी में। हमने IMF के साथ एग्री कर लिया है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जनवरी से लगाएंगे। पीपल्स पार्टी कभी नहीं लगने देगी। दूसरी तरफ आप नून वाले हैं, वो आप मैन्युफैक्चरिंग पे और ट्रेडर्स पे जो चाहते हैं कि हाथ थोड़ा रखा जाए, IMF का नहीं देखा जाएगा। जनवरी के बाद हमारे मुश्किलात बढ़ जाएंगे। इत्तेहादी हैं हुकूमत में। और प्रोग्राम साथ ही खत्म हुआ चाहता है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।